Hello everyone, welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory body examination. I welcome you all to our series on PIB, which is called PIB Insights. हम यहाँ क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे PIB आर्टिकल्स को डिकोड करते हैं. वी ब्रिंग 5 क्वेश्चंस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे RBI गेट भी 2024 में आने की कब से प्रोबेबिलिटी रहती है, बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2. ठीक है. इसके अलावा हम एक टॉपिक पिक करते हैं विच इज़ टॉपिक ऑफ द डे. वो टॉपिक हम वो पिक करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना भी ज़रूरी है एंड उस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो वी पिक दोज टॉपिक्स एंड वी डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक, इट्स बैकग्राउंड, इट्स करंट प्रोविजंस एंड ऑल इन डिटेल. ठीक है. इसके अलावा हमने जो लास्ट यानी पिछले लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस बताए थे उसके हम आंसर्स आपको बताते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से. तो आज का टॉपिक ऑफ द डे हमारा ई श्रम पोर्टल. ठीक है. अब खाली यहाँ पे हम ई श्रम पोर्टल नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. विल डिस्कस अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन डिटेल, है ना. हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम ई श्रम पोर्टल की बात करेंगे. ई श्रम पोर्टल कैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, हम वो एंगल देखेंगे. ठीक है. उसी दौरान हम ई श्रम पोर्टल से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट ऑल्सो वी विल गोइंग टू लर्न. ठीक है. अब इसके अलावा जो 5 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ब्रिंग करें, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वन इज़ द PM डिवाइन स्कीम, है ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग एक डेल्टा रैंकिंग्स रिसेंटली लॉन्च्ड. देन ई कोट्स यूएलएस का फेज 3 चल रहा है. देन यूनिकॉर्न के बारे में पूछा क्वेश्चन. एंड हमारा जो रिसेंटली आने वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम GPAI भी कह देते हैं. ठीक है. GPAI. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. मेरी कल के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन था मियोकी मेथड में. अब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ ये होता क्या है. मियोकी मेथड एक जापानीज मेथड है. इसके अंदर क्या होता है कि आप नेटिव स्पीशीज़ लेते हो जो उस लैंड की होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर कोई अगर आप नेचुरल प्लांटेशन हो रही है तो वहाँ पे एक्जॉटिक स्पीशीज़ खुद से नहीं आती है अनलेस कोई बाहर से ब्रिंग नहीं करता है. बट ऑल द नेटिव स्पीशीज़ आर ग्रोन इन द फॉरेस्ट नेचुरली. सो यहाँ पे कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ नहीं होती, तो पहली स्टेटमेंट हमारी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. Then the first thing is this plant requires regular maintenance for the initial years. This is also wrong. मियोकी मेथड का पर्पस ही ये है कि यहाँ पे हम नेचुरली चीज़ें करते हैं जिसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में चाहिए होता है. और ये स्टेटमेंट कहना कि इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो पहली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है. थर्ड जाने से पहले फोर्थ है यहाँ पे, इट इज सोन यूजिंग GM सीड्स. नाउ दिस आर ऑफ कोर्स अननेचुरल, है ना. GM सीड्स आर साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड. हम बट नेचुरल ही नेटिव स्पीशीज पे ही फोकस करेंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है. तो फिर और दबब तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा. मियोकी मेथड बेसिकली ये कहता है कि आप क्लोज एरिया में से क्या कहते हैं नेटिव स्पीशीज को ग्रो कर दो. उससे क्या होगा, एक तो वहाँ कंपटीशन होगा. कंपटीशन में बेस्ट जो होएगा उतनी दैट विल सर्वाइव. ठीक है. तो इसलिए क्लोज स्पेस के अंदर मैक्सिमम जो है हमारे ट्रीज को सोन कर दो. ठीक है. बिकॉज इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा. ठीक है. और ओनली दैट विल सर्वाइव जब से परफेक्ट होगा. ठीक है. बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मियोकी मेथड. क्लोज एरिया में डाइवर्स स्पीशीज बट नेटिव होने चाहिए. डाइवर्स स्पीशीज बट नेटिव होने चाहिए इन अ क्लोज स्पेस. दिस इज द मियोकी मेथड का कॉन्सेप्ट. ठीक है. और उसमें कॉम्पिटिशन होगा, सब एवरीवन विल फाइट फॉर द रिसोर्सेज. डाइवर्स डालने का मतलब ये भी है कि डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को. फॉर एग्जांपल अगर ट्री है, अगर वहाँ से कोई हमारा लीफ गिर रहा है, लिटर गिर रहा है, तो उससे क्या होगा, सॉयल एनरिच हो रही है. ठीक है. एंड वो फिर बाकी जो हमारे हर्ब्स हैं उनको हेल्प करेगा ग्रो करने के अंदर. ठीक है. सो डाइवर्स डालने का मतलब ये भी है कि सब एक दूसरे को वो भी करें, एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करें. ठीक है. सो डाइवर्स प्लस क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, प्लस नेटिव स्पीशीज. इसको अब यूं ध्यान रख लेना कि मियोकी मेथड आता है डाइवर्स स्पीशीज प्लस नेटिव होनी चाहिए उस एरिया की, प्लस क्लोज होनी चाहिए. ठीक है. एंड ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी पड़ेगी, तभी इनमें कंपटीशन होगा एंड बेस्ट वन विल सर्वाइव. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मियोकी मेथड ऑफ प्लांटेशन. ठीक है. नाउ अगला था हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे क्वेश्चन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये आई थिंक RBI इस बारी 2023 के फेज 1 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो व्हाट इज इट आस्किंग कि कितना हमें पर एनम कैपेसिटी डेवलप करनी है बाय 2030, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ना। एंड बी क्या, डीसैलिनाइज्ड सी वाटर कुड बी ऑल्सो यूज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। नाउ सच स्टेटमेंट्स ना आर यूजुअली करेक्ट। यूपीएससी में भी ऐसा ट्रेंड होता था, बट अब थोड़ा चेंज हो रहा है वहाँ पे। बट क्या होता है कि जो ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट्स होती हैं, अब कितना सारा डीसैलिनाइज्ड सी वाटर होता है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जो ग्रीन हाइड्रोजन बना सकती है वहाँ से, है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे बताया गया है क्वांटम ऑफ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स इज एस्टिमेटेड एट 10 लाख करोड़ बाय 2030। दिस इज रॉन्ग। इट इज अराउंड 1 लाख करोड़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इट इज अराउंड 1 लाख करोड़, नॉट 10 लाख करोड़। सो ए एंड बी आर करेक्ट, सी इनकरेक्ट। सो 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत नेट पे क्वेश्चन, ठीक है। अब डिजिटलाइजेशन ऑफ पंचायत हमारा, सिंस हम आगे हमारा फॉर डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो न्यूज़ में था पीआईबी के अंदर, तो उस पर उसका ही पार्ट है। डिजिटलाइजेशन ऑफ पंचायत का ही पार्ट है एक भारत नेट। तो भारत नेट में बेसिकली क्या है कि सारी ग्राम पंचायत को, जितनी भी हमारी अराउंड 2.5 लाख जितनी भी हमारी ग्राम पंचायत है, सबको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाए, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए। तो ये पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ telecommunications, not the पंचायती राज। एंड मोर देन 2 लाख जीपीज आर ऑलरेडी कनेक्टेड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट है हमारी आर सेटिस यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। ये विलेज लेवल पे नहीं है, पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगली है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है ट्रेनिंग एंड क्रेडिट असिस्टेंस। दिस इज करेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है वो। क्या वो यूथ को टारगेट कर रही है? यस, सिर्फ यूथ को करती है 18 से 45 साल के बीच में। ये आपको एज ईयर याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी एंड सी हमारे क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, ए हमारा इनकरेक्ट। और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है हमसे, है ना। सो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। द थर्ड स्कीम इज द स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर 3 चीजें हैं बेसिकली। एक है हमारा फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। दीज 3 आर देयर। The first one is not there. Stand Up India is a separate initiative, ठीक है ना। Startup India, Stand Up India separate initiative is, और one more thing, it is not कि अगर आपको भी ऐसे हम कभी क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, once you are done with this, if you know कि वो पार्ट नहीं है उसका, आपका आंसर सही है। बट आपको क्या करना है इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में जाके आपको पढ़ना है हर एक के बारे में। क्रेडिट गारंटी स्कीम में कितनी गारंटी दे रहे हैं, कितना परसेंटेज गारंटी दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में कितना सीड फंड का वैल्यू रहेगा, फंड ऑफ फंड्स कैसे वर्क कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कितना मैक्सिमम ग्रांट जा रहा है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि यहाँ पे पढ़ लिया तो काम खत्म। यू हैव टू गो इन डिटेल ऑफ ईच दीज सब स्कीम्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया इज नॉट अ सब स्कीम ऑफ दिस इनिशिएटिव, ओनली दीज 3 आर देयर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, 1, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल पढ़ने से पहले हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है। सॉरी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बेसिकली होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। एंड कभी कभी हम पढ़ता है फॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑल। इन सब में डिफरेंस क्या है? देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ना इज डिफाइंड बाय द एक्ट। इट इज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इट इज डिफाइंड, इट सेज कि कोई भी वर्कर, किस टाइप के वर्कर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज गिवन द इन डेफिनेशन कि इट कुड बी इधर होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और अ वेज वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कभी देखा हो कि आपके घर पे नीचे वेंडर्स घूमते हैं, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स घूमते हैं। अब उसमें से फॉर एग्जांपल कोई अगर जिप ठीक करने वाले आते हैं, तो क्या आपको लगता है किसी एक्ट के अंदर वो कवर्ड है? क्या आपको लगता है उनका कोई फंड कट रहा है, उनको कुछ इंश्योरेंस मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट पे रिकॉर्ड है कि वो आदमी जो है वो एज अ जिप मेकर वर्क कर रहा है इस एरिया के अंदर, है ना? देयर इज नो सच रिकॉर्ड, है ना? तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर खाली ये नहीं होता कि स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं। कोई बंदा अगर फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है अपने घर बैठे, कोई कंटेंट राइटिंग समथिंग कर रहा है एंड फ्रीलांसिंग कर रहा है, कैश में पेमेंट ले रहा है,
एंड नोबडी नोज कि वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के डेटा के अंदर भी नहीं है, ना ही उसको कोई फंड कट रहा है, पीएफ कट रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है उसको, तो ही विल ऑल्सो बी इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो जो भी हमारा पर्सन एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, और अगर वो किसी लॉ के बाहर है, तो कोई लॉ अगर उनको कवर नहीं कर रहा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 से कम लोग होते हैं, जो यूजुअली हमारे किसी भी ना ईपीएफ में आते हैं, ना वो दूसरे ईएसआईसी में आते हैं, आई गेस दोनों में नहीं आते, तो वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाते हैं। जो लॉ से बाहर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, अब फॉर एग्जाम्पल होम बेस्ड वर्कर, घर पे काम करने वाले आपके आते होंगे, अगर इफ़ यू बिलोंग्स टू रिच फैमिली, यू नो कि अगर घर पे काम करने वाले आ रहे हैं, सम लेबर इज कमिंग, दे आर नॉट यू पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइज सेक्टर ना। आप उनको कैश में पेमेंट दे रहे हो, कितनी दे रहे हो, इट्स नॉट डिसाइडेड, है ना। आपके घर से वो 3,000 पेमेंट ले रही है, किसी और घर से 4,000 पेमेंट ले रही है, सो दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर ऑल्सो दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट। ना यहाँ पे गिवन है कि जो भी वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है इन एक्ट में कवर्ड नहीं है। कौन से एक्ट में कवर्ड नहीं है? एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर्ड नहीं है, ईएसआईसी एक्ट में, ईएसआईए इंश्योरेंस एक्ट में कवर नहीं है, प्रोविडेंट फंड वाले में कवर नहीं है, मैटरनिटी बेनिफिट में नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी में कवर नहीं है ना। इन सब में कोई कवर नहीं है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ठीक है। मैं आगे डेटा बताऊंगा कितना है, ठीक है। अब इसमें और इनफॉर्मल इकोनॉमी में और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है? इंडिया के अंदर वी ट्रीट बोथ द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो हमारे इंडियन अगर लॉस पढ़ोगे तो इनफॉर्मल का यूज़ नहीं करते, सिर्फ अनऑर्गेनाइज का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट मोर और लेस इज द सेम थिंग, ठीक है ना। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो कि जो फॉर्मल अरेंजमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतने टाइम तक काम करना है, इतनी पेमेंट जानी ही जानी है, इतना है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड में, यू आर पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी, है ना। आप किसी दुकानदार पे काम कर रहे हो, कोई डेटा नहीं है, आपको कुछ नहीं है ना, नो रिकॉर्ड ऑफ सच थिंग इज देयर, इट इज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह दो। सो इंडिया में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इट इज ऑलमोस्ट बिकम द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट टू ट्रीट द वर्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर एज नॉट इन द सेम एरिया, ठीक है ना। सो दिस इज वन थिंग। अब यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। आईएलओ क्या डिफाइन करता है इनफॉर्मल इकोनॉमी को? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफाइंस इनफॉर्मल इकोनॉमी। It refers to all economic activities by workers and economic units that are in law in practice not covered or insufficiently covered by formal arrangements, ठीक है ना। जो covered नहीं है, exactly जो law के अंदर नहीं आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ, like unorganized sector, so there is not much difference। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है, ठीक है। So it is generally said कि जो 10 से कम अगर किसी जगह में एम्प्लॉई है, उसको जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो किसी लॉ के अंदर कवर नहीं हो रही है। वो एज अ ना वो आई थिंक ईपीएफ में कवर होगी, ना वो अदर एक्ट्स में कवर होंगी, तो अल्टीमेटली वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगी, ठीक है ना। दिस इज वन थिंग। तो इसलिए भी क्या होता है, काफ़ी जो कंपनीज होती है ट्राई टू कीप देयर एम्प्लॉय बिलो 10 अगर उनको ग्रो नहीं करना है तो, ठीक है। तो दिस इज वन केस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया, इसको रीड कर लेना एक बारी पीडीएफ डाउनलोड करके। Now they are the characteristics of unorganized sector। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनाइज में नहीं हो सकती है, हाँ कोई अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा तो इसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी होगी। सो इट कुड बी लो स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ रिलेशंस ऑन कैजुअल बेसिस, ठीक है ना, कोई पर्सनल रिलेशंस पे कोई काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। स्मॉल ऑन अकाउंट हाउस होल्ड और फैमिली ओन एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एंड अदर एसेट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ शॉप इन चांदनी चौक, वेल रजिस्टर्ड एंड ऑल। लेट्स से द सन ऑफ द ओनर ऑफ द शॉप joined the shop and started working. Now there is no agreement such ना, फादर सन में क्या एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन होगा? ही विल नॉट बी पेइंग हिम एनी सैलरी, जो उनके फादर के अकाउंट में आ रही है, जो वो अर्न कर रहे हैं, इट इज ऑल ही विल जस्ट गिव टू द चिल्ड्रन। सो देयर इज नो फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन देम, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई भी रिलेशनशिप किसी लॉ में कवर नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब तो मेरे में आप भी क्या कंफ्यूजन करनी थी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स और ब्लू कॉलर जॉब्स, इट कुड बी इन द वाइट कॉलर जॉब्स एज वेल। पहले जॉब ही नहीं होगी क्योंकि फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है ना,
एंड इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया में दोनों को एट पार्ट ट्रीट किया जाता है, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कुड बी दी रिस्किंग ऑफ फाइनेंस कैपिटल बाय सेल्फ, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स, इजी एंट्री एंड एग्जिट होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्री मोबिलिटी विद इन द सेक्टर, आप कहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्टिंग है, यू कैन कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी एंट्री कर सकते हो एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, अनरेगुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड होती है। एब्सेंस ऑफ फिक्स वर्किंग आवर नहीं होते, डिमांड बेस पे काम होता है, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है, दिस इज द वर्स्ट थिंग कि सिक्योरिटी नहीं होती है। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेटा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट पे रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे, तो हाउ विल दे सपोर्ट, ठीक है। इसी चीज़ को कैटर करने के लिए आता है हमारे पास ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल आता है, ठीक है। अब उससे पहले कुछ यहाँ पे बताया गया है, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सही करने के लिए। पहले तो डेटा, अराउंड 10% ऑफ वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, वही सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बाकी हमारी 90% इज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अराउंड 50 करोड़ अगर हमारे टोटल वर्कफोर्स है, तो उसमें से 6-7 करोड़ ही होगी जो हमारे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगी या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, बाकी सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, ठीक है। नाउ फॉर द वर्कर्स, सो इन 2008 देन एक्ट केम कि देखो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो आप प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड करवा रहे हो, उनको आप इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हो थ्रू ESIC एक्ट, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या करोगे? तो 2008 के अंदर एक एक्ट आया, सोशल सिक्योरिटी, दिस वाज एक्ट, द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो इसने क्या कहा कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे और ये प्रोवाइड करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है ना। क्या क्या है? पहली है हमारी लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एनी अदर बेनिफिट और मे बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेनिफिट तो स्टैट्यूटरी होगी, ये देने ही देने हैं, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग आगे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स बनाई जो हम नीचे लिस्ट डाउन है, बस की बात करेंगे अभी हम। इसके अलावा 2020 के अंदर क्या हुआ है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इसने क्या किया है, जो हमारे डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं उन सबको क्लब करके सिंगल कोड बना दिया ना। इट विल कवर नॉट ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर बट ऑल्सो ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस कोड विल कवर द ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों कवर करता है। दिस इज वर ओनली फॉर द अनऑर्गेनाइज। तो अब ये क्या कर दिया, क्लब कर दिया। बट अभी क्या है, जो हमारे क्लबिंग हुई थी, जो 3 एक्ट्स में कवर किया थे, मल्टीपल एक्ट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स को, ये अभी तक ना स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सो इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ स्केल इन इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें टाइम लग रहा है, इसकी बात अभी नहीं करते हैं। बस आपको इतना याद रखो कि ये एक एक्ट आया था 2008 के अंदर जिसने हमारे ये 3 चीज़ों पे बात करी थी कि ये प्रोवाइड करनी है टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कैसे देनी है? थ्रू दिस स्कीम्स। जीवन ज्योति बीमा योजना, कोई यहाँ पे सैलरी का कुछ नहीं होता है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, जस्ट गो पे द प्रीमियम, है ना। जितना आपको पेमेंट करना है, आपको प्रीमियम कटवाना है अपने इंश्योरेंस पे, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो आपको लाइफ भी कवर हो जाएगा, सुरक्षा बीमा, यहाँ पे डिसेबिलिटी भी कवर हो जाएगी। सो दोनों के अंदर लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हो रही है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसके अंदर पार्ट ले सकता है, ठीक है ना। जब हमने बता दी कि एनी पर्सन, सो ऑफकोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनको हमने लाइफ एंड डिसेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। फिर आता है हमारा जैसे ये वाला, ये तो अभी लॉन्च हुआ था, द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइड 5 लाख इंश्योरेंस टू ए फैमिली, ठीक है ना। इसे प्री एंड पोस्ट दोनों हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड होते हैं, ठीक है। एंड जो पहले की डिसीज हैं वो भी कवर होती हैं, तो ये भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करेगा, ठीक है ना। अब इसका क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन करने का, वो हमारा SECC जो हमारा सेंसस था उसके बेसिस पे है, ठीक है। अब फिर इसके अलावा हमारी पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ठीक है ना। ये है पेंशन के लिए, जो श्रम योगी हैं वो अपना जाके पेंशन पे ले सकते हैं, यहाँ पे मंथली या जो भी उनको जिस वे में भी पेमेंट्स करवानी है देना है, फ्यूचर में पेंशन लेनी है। ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो ज़्यादा प्रीमियम दो, ठीक है ना। तो ये है। उसके अलावा NPS नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ऑल दीज आर अनऑर्गेनाइज। शॉपकीपर हो गया स्मॉल स्केल, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, ट्रेडर हो गया, दीज आर ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन सब के लिए भी अगेन पेंशन की स्कीम लेके आया NPS। अब ये जो पांचों की पांचों है ना,
ये खुद में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि यहाँ पे कितने अमाउंट का लाइफ का कवर मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी पे कितना मिलेगा, फुल डिसेबिलिटी पे कितना मिलेगा, ठीक है। तो और एज क्या है, कितना प्रीमियम कट रहा है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस का पीरियड है वो कब से, क्या वो अप्रैल मार्च है या फिर वो मई जून है ना। इस पे जीवन ज्योति बीमा योजना का तो इट इज़ मई जून, है ना। तो लाइक 31 में लाइक 1 जून टू 31 में, ठीक है। सो दिस इज हियर। सो ऐसी हर स्कीम का अपना डिटेल में पार्ट है, वो अभी करना हमारे जस्टिस नहीं है क्योंकि हमें ई श्रम पोर्टल पे को पढ़ना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बस ये बता रहा हूँ कि ये इनसे बेसिकली क्या होगा, इट विल कवर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके फायदे क्या है, देखो इससे क्या हो रहा है, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर हो रहा है, बट स्टिल अब मैं बताऊंगा ई श्रम से इसको लिंक करता हूं मैं आपको। बेसिकली क्या है, देखो कि जो ई श्रम पोर्टल है, इट विल गेट द डेटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स। नाउ आफ्टर सीइंग दीज स्कीम्स परफॉर्मेंस, लेट्स से कि अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 100% आर बीइंग प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस। नाउ फ्रॉम द ई श्रम डेटा इट हैज बीन नोन, वी गेट टू नो कि टोटल 250% है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अभी भी 150 लोगों को ये जीवन ज्योति बीमा योजना पहुंचाना है अभी। तो हम परफॉर्मेंस गेज भी कर सकते हैं यूजिंग ई श्रम पोर्टल, ठीक है ना। अब बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की, वो है क्या एग्जैक्टली। सो ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ। बेसिकली इट इज फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड इट विल कवर अंडर 400 ऑक्यूपेशन इन 30 ब्रॉड ऑक्यूपेशन सेक्टर्स में, ठीक है ना। 30 ब्रॉड सेक्टर्स में 400 अराउंड ऑक्यूपेशन कवर करेगा ये। नाउ यू कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ द पोर्टल ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। सेल्फ डिक्लेरेशन जाके अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है। आपको बताना है यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है इन द कमेंट सेक्शन। इसकी डिजिट बताना आप, ठीक है ना, कितने डिजिट का होता है। ये फिर असाइन होता है उनको, ठीक है। अब इसकी भी एज होती है कि कितने एज के बीच में ही आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो इट इज अराउंड 18 to 59, ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है आधार कार्ड चाहिए होता है, योर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड अकाउंट नंबर। दीज 3 things आर नीडेड टू गेट रजिस्टर ऑन द ई श्रम पोर्टल। Once somebody gets registered on e-Shram portal, governments get the database. Now, does he need to renew? No, there is no need to renew e-Shram. एक बारी अगर बन गया तो बन गया, बस खत्म, ठीक है ना। अगर आप कोई सोचे कि यार अभी बंदा अनऑर्गेनाइज्ड में, तो फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइज में चला गया तो क्या होगा कि उसके बेनिफिट अनऑर्गेनाइज के तो खत्म हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसा होगा, बट डेट विल बी ऑटोमेटिकली, देयर इज नो नीड टू रिन्यू एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। यहाँ पे एक ये चीज़ है। उसके अलावा क्या यहाँ पे फार्मर्स आ सकते हैं? नो, फार्मर्स आर नॉट अलाउड ऑन द ई श्रम पोर्टल। हाँ, लैंडलेस फार्मर आ सकते हैं, एग्रीकल्चर लेबर आ सकते हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं। फार्मर्स कैन नॉट कम। लैंडलेस फार्मर आ सकते हैं, जिनका लैंड नहीं है खुद का, है ना। और कौन आ सकते हैं? एग्रीकल्चर लेबर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स पे कर है वो भी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं ई श्रम पोर्टल के। पहला है कि इट इज फुल्ली आधार वेरीफाइड एंड आधार सीडेड, ठीक है ना। प्रोविजन हैज मेड इन ई श्रम टू कैप्चर फैमिली डिटेल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। प्रोविजन हैज मेड इन ई श्रम टू शेयर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेटा विद शेयर ड्यूटी टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड, ठीक है। जो वर्कर्स हमारे इस सेक्टर के अंदर है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इनका डेटा रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बिल्डिंग एंड अदर बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज वन थिंग। उसके अलावा है हमारा इट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद एनसीएस, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल समबडी गेट्स रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल, ही विल से कि मेरी ये स्किल सेट है, ही इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। अगर फ्यूचर में कोई करियर आता है उस स्किल का, उस फील्ड के अंदर, तो ही विल गेट टू नो, है ना। इट विल एक्ट एज ए लिंक ऑल्सो। सो इट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैन रजिस्टर ऑन एनसीएस using her UN account number, ठीक है, and search for suitable job opportunities. An option link has also been provided on the registration on e-Shram portal to seamless registration on NCS, ठीक है ना। आप NCS में अपना जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनता है आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन ई-Shram, उसको यूज करके आप नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड पीएम श्रम योगी मानधन, ठीक है। इट इज अ पेंशन स्कीम फॉर 18 to 14 years. Using UAN, any organized sector can easily register on मानधन पोर्टल, ठीक है ना। ये एज आपको याद रखनी है,
again to provide skill enhancement and apprenticeship opportunities to unorganized worker, e-Shram has been integrated with Skill India digital portal of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ठीक है ना. e-Shram is also integrated with My Scheme portal. My Scheme is a national platform that aims to offer one-stop search and discovery for government schemes. This is important. e-Shram को My Scheme से इंटीग्रेट कर दिए, तो किसी को अगर पता करने की वो कौन सी स्कीम्स में एलिजिबल है, ही विल गेट टू नो यूजिंग दिस सर्च एंड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, द माई स्कीम प्लेटफॉर्म. ठीक है ना. स्कीम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ द सिटीजन. सो बेसिकली ई-श्रम क्या कर रहा है, ई-श्रम इज हेल्पिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू गेट द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तो ये पर्पस है ई-श्रम पोर्टल का. अब इसके अलावा यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस और आ सकते हैं. ठीक है. तो इसके अलावा क्या करना है कि व्हाट यू कैन डू, वैसे तो जितने भी यहाँ पे आ सकते हैं जो मैंने बता दिए कि इट इज़ फॉर परमानेंट लाइफ टाइम, देयर इज नो रिन्यू एज सच, है ना. सो और एज मैंने 18 to 59 ईयर्स बता दी है, ये बता दिया. प्लस यहाँ पे जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सली आधार, अकाउंट एंड योर मोबाइल नंबर ओनली. एंड कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती है इस पर रजिस्टर करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पे. सो ये बेनिफिट है ई-श्रम पोर्टल का, है ना. ये आपको एक डेटाबेस देगा, प्लस एक जो श्रम है उनको हेल्प करेगा ये बाकी स्कीम्स तक रीच करने में. दिस इज द पर्पस ऑफ ई-श्रम पोर्टल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट इट, ई-श्रम पोर्टल. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में आज के. तो पहला क्वेश्चन है पीएम डिवाइन पे. इस पे एक स्टेटमेंट आई थी जो हमारे मिनिस्टर है इस रिस्पेक्टिव नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के. दे हैव सेड कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसके जो मिनिस्टर उन्होंने स्टेटस बताया कि इस स्कीम के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट बेसिकली कर दिया गया है. उनका क्या करंट स्टेटस है. तो हमने फिर पीएम डिवाइन पे क्वेश्चन बनाया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. इसका आपको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है. देख लो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को. ठीक है ना. इट इज टाइप टू फिल द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स विल बी सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स. ठीक है. यहाँ पे कैच किया, आपको कैच पकड़ना है. गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल मॉनिटर प्रोग्रेस. ठीक है. टोटल अप्रूव्ड आउटले कितना है, इतना है, इतने से इतने के बीच में आपको करेक्ट बताना है. तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा. अब ऐसे लिखना है 1, देन जो भी करेक्ट आंसर है जो उसका 1 आपको लग रहा है, अगर 1 है या 1 2 है, ऐसे ऐसे करके आप लिख देना. ठीक है. साथ में नाउ दी सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जस्ट लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जहाँ पे 500 ब्लॉक को कवर किया जा रहा है. उसकी की ही परफॉर्मेंस को ही रैंक किया गया है. किसने किया है, किसने फर्स्ट पोजीशन ली है और क्या किस इंडिकेटर्स पे रैंक किया गया है, इस पे क्वेश्चन है. पूरा डायनेमिक क्वेश्चन है. पीआईबी के लिंक से आपको जब खोलोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. ई कोड प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ई कोड प्रोजेक्ट पता ही है आपको, जस्टिस को सही टाइम पे डिलीवर करने के लिए, एक प्रॉपर्ली डिलीवर करने के लिए ई कोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका 3rd फेज चल रहा है. ठीक है. अब कौन इसको लॉन्च करवा रहा है ये पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद द कि इसके अंदर इसके जो कॉस्ट कंपोनेंट है इसको डिलीवर करवाने का, उसमें उसके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे एक. उसके अलावा कौन इसको करवा रहा है और कब लॉन्च किया गया था ये 3rd फेज. ठीक है. इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना है. इनकरेक्ट पूछा मैंने यहाँ पे. यूनिकॉर्न. ठीक है. सो यूनिकॉर्न भी न्यूज़ में था बिकॉज समबडी हैज सेड इन पार्लियामेंट की विंटर सेशन चल रहा है कि हम इतने 1000 यूनिकॉर्न्स बाय सम 2030 बना लेंगे, समथिंग लाइक दैट. सम स्टेटमेंट हैज कम. सो तो मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया कि यूनिकॉर्न बेसिकली क्या होता है, कितनी वैल्यूएशन पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ऑफ मोर देन विच मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यूनिकॉर्न कहा जाता है. तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है. लास्ट है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अभी एक किसी IIT ने रिसर्च सिंपोजियम यानी कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पे, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आने वाले हैं, है ना. ये हो रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, बिकॉज इंडिया यहाँ पे फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ठीक है ना. तो इसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन पूछा है. 4 स्टेटमेंट है. पहली है इंडिया विल बी सपोर्टिंग चेयर इन 2024 Center for Responsible AI. IIT Delhi is organizing this thing symposium. India was the founding member of this partnership. The OECD is a permanent observer of the GPAIs. इसमें आपको क्या बताने हैं, करेक्ट बताने हैं. ठीक है ना. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको. इसको आपका कैसे मिलेगा आंसर, जस्ट गो टू द PIB लिंक विच आई मेंशन इन द PDF.
रीड द फ्रॉम द सोर्स एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, वो ये आंसर करना है। अब देखो, it is a difficult task, I agree. You go to the PIB and try to find the answer, but if you try it you will get a very good learning. जब खुद से चीज़ करोगे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो आप हमारी PDF जो आती है PIB सूत्रा, मंथली हमारी मैगजीन आती है, जिसके अंदर हम फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स में आते हैं। मोस्टली फेज़ 2 करंट अफेयर्स टाइप होते हैं जो PIB में यूज़ में है, जो बहुत फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, है ना, जो हमारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं वो हम जरूर कवर करते हैं। तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हम सच इंटेलिजेंस पार्टनरशिप है इनकी डिटेल में कवरेज करते हैं। तो आपको जो भी यहाँ स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रही है आपको नहीं लगेगी, आपको बेटर वे में लर्न होगा, ठीक है। सो इन 5 क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, ठीक है। इनके PIB लिंक मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके देखना, आपको रीड करना एंड आंसर करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप स्टडिंग।